पंजाब में कांग्रेस उसी राह पर चल पड़ी है जिस राह पर साल 2022 में थी। 2022 में भी यही एपिसोड हुआ था। 2022 के चुनाव से पहले जाट सिख बहुल्य राजनीति में दलित समुदाय से आने वाले चरणजीत सिंह चन्नी को ट्रंप कार्ड के तौर पर पेश किया गया था। ये दांव भी कई काबिल नेताओं को नजरअंदाज करके चला गया था और जिससे पार्टी में फूट के बीज बो दिए गए। अब पिछली 2 लॉटरी जीतने के बाद वडिंग और चन्नी को यकीन है कि अगले साल मुख्यमंत्री पद का जैकपॉट भी उन्हें ही मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे सिद्धू को 2022 में यकीन था। और इसीलिए दोनों ही पीसीसी चीफ के तौर पर पार्टी की कमान संभालना चाहते हैं। और भले ही भूपेश बघेल को कांग्रेस ने संकट मोचक बनाकर पंजाब में उतारा हो, लेकिन संकट दूर होने की जगह ये मैसेज है कि आलाकमान का फैसला आखिरी है, बदलाव तो नहीं होगा। जिसके लिए ये कहा गया था कि चन्नी साहब मिलेंगे ही नहीं, भूपेश बघेल से फिर बाद में मिले, तमाम तरीके का नाटक प्रकरण सबके सामने हो रहा है। चन्नी की नाराजगी बहुत बड़ी कि कोई बदलाव नहीं होगा। अब एक तरफ चन्नी गुट लीडरशिप के लिए एक समय सीमा तय कर रहा है और दूसरी तरफ राजा वडिंग को पार्टी के कई प्रभावशाली जाट सिख नेताओं का भी समर्थन हासिल नहीं है। कैसे जीतेंगे ऐसे? यानी जिस पंजाब में कांग्रेस के पास एक मौका था, और चलिए बहुत उम्मीद के साथ कहें तो मौका है, उसी पंजाब में पार्टी गुटों में बटे हुए बिखरने की कगार पर खड़ी है। तो जनता कैसे विश्वास करेगी, कैसे देखेगी कि आप ताकतवर हैं और उनके स्टेट को संभाल सकते हैं? और ऐसा हाल सिर्फ पंजाब का नहीं है, उत्तर प्रदेश में, और ये वो चुनावी राज्य है जो आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। पहले का तो हाल और भी खराब था। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस अभी चुनाव के मोड में ही नहीं आई है, जबकि बिहार हारने के बाद या बंगाल हारने के बाद तो पूरी कांग्रेस पार्टी को ये प्रण ले लेना चाहिए था, इंक्लूडिंग राहुल गांधी फॉर दैट मैटर, सबसे पहले, कि वो वापस उत्तर प्रदेश से तभी लौटेंगे जब वो एक बेहतर संख्या जिता कर लाएंगे विधानसभा में। पर नहीं, पार्टी को संभालने के लिए नई नियुक्तियों ने राजनीतिक हलकों में ध्यान खींचा है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हुआ है कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन तोड़ने वाली पार्टी के तौर पर अपनी हालिया छवि को और मजबूत करेगी। सपा ने जो पिछली बार किया था उससे सीखकर अभी से ही सपा से संपर्क और सारी बातें बहुत पहले से ही तय कर लेनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश तो वैसे भी वो राज्य है जो दिल्ली का रास्ता तय करता है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ राम मंदिर का दान की चोरी का मुद्दा सियासत का सिरमौर बना हुआ है। अखिलेश यादव इस मुद्दे के सहारे चुनावी स्टेज पर अपने मोहरे भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी उत्तर प्रदेश के समर में चुनावी मैदान के आसपास भी नजर नहीं आ रही। और इस बीच अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने आकर खड़ी होती हैं तो नतीजा वोट का बंटवारा और बीजेपी का फायदा ही फायदा। हालांकि कांग्रेस ने राजेंद्र पाल गौतम को शामिल करके एक दांव जरूर खेला। अब तक आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलाने वाले गौतम अब हाथ के साथ ही जरूर बन गए हैं, लेकिन राजेंद्र पाल कांग्रेस को इस रणनीति की तरफ लेकर जा रहे हैं कि ओबीसी और ईबीसी में सेंधमारी के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैठ बढ़ाई जाए। और इसके पीछे गणित है समाजवादी पार्टी की यादव वोट पर पकड़ और ओबीसी और ईबीसी के बीच बसपा की कमजोर होती पैठ। लेकिन इन सब से क्या होगा? वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा जो यादव वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी की ही दावेदारी रहती है और बसपा के कमजोर होने की वजह से दलित और मुस्लिम वोट अब कांग्रेस को मिल सकते हैं, ऐसी सोच है। कांग्रेस को उम्मीद है कि यादव विरोधी ओबीसी और ईबीसी वर्गों को वो अपने साथ लेकर आ जाएगी, जिससे कांग्रेस को यूपी में वापसी करने में मदद मिल सके। तो कांग्रेस के राजेंद्र पाल गौतम, जिन्हें सबसे पहले तो यूपी कांग्रेस के पदाधिकारी के बीच अपने आप को साबित करना है, वो शुरू से ही कह रहे हैं कि गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बराबर के हिस्सेदार होंगे और कोई भी छोटा या बड़ा भाई नहीं होगा। लेकिन इस तरह की बातों ने बिहार के चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच दरार बढ़ाने का भी काम किया था
और अगर ऐसा ही असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ा तो कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ सकता है। और ठीक भी है, अगर आप चाहते हैं कि दलित वोट बैंक पे आपकी पकड़ हो तो जमीन पे क्यों नहीं दिख रही है? बड़े नेता क्यों नहीं दिख रहे हैं? या फिर सपा से आपकी बातचीत की बैठकें अभी तक क्यों नहीं हो रही? और कांग्रेस को अभी दांव सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बैठाना है, बल्कि चुनावी राज्यों की फहरिस्त में उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड का नाम भी शामिल है। और वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड की दो तरफा राजनीति कांग्रेस के लिए एक किसी उम्मीद से कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जो बीजेपी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर से जुड़ी समस्याओं का फायदा उठा सकती है। लेकिन यहां पर भी राज्य में कांग्रेस की तैयारियों में किसी बड़े जन नेता की कमी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच आपसी मतभेद, ये रुकावटें हैं। हालांकि गणेश गोंदियाल को पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर वापस लाया गया, उन्हें एक सौम्य और साफ सुथरी छवि वाले नेता के रूप में पेश किया गया, लेकिन पार्टी का यह मानना है कि पूर्व सीएम हरीश रावत को दरकिनार करके दिल्ली के फैसले ने पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को और बढ़ा दिया। और साथ ही गोंदियाल को अभी प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत जैसे कांग्रेस के पुराने दिग्गजों के बीच अपनी पैठ साबित करनी है, ये भी तो दिक्कत है। और देखा जाए तो कांग्रेस के सामने उत्तराखंड में अच्छा मौका है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुटबाजी बीजेपी में नहीं है। उत्तराखंड में जबरदस्त लोकल नेताओं के बीच में गुटबाजी, और वो गुटबाजी दिल्ली को पता है अच्छे से, बस कांग्रेस को नहीं दिख रही और कांग्रेस उसका फायदा नहीं उठा रही। एक तरफ अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि से जुड़ी बातों को लेकर, तो दूसरी तरफ पिछले एक दशक में सत्ता में काबिज बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी भी वहां पर बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन बीजेपी वो चुनावी मशीन है जो समय रहते चीजें सुधारती भी है, जमीन पर काम करती भी है, समस्याओं को सुलझाने की कला है, फिर दिल्ली पूरा कंट्रोल लेता है। और यही फर्क हो जाता है बीजेपी और कांग्रेस के काम करने में, बीजेपी को कांग्रेस से अलग बनाने में। और वैसे तो सत्ता विरोधी लहर के जरिए सरकार का बदलना लोकतांत्रिक राजनीति को नई बात, कोई ऐसी लोकतांत्रिक राजनीति में नई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी ने बार बार इस तर्क को गलत साबित किया। 3 बार हरियाणा में सरकार रिपीट हुई, ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां पे रिपीट हुई। बीजेपी शासित गुजरात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पार्टी दशकों से सत्ता में बनी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, गुड गवर्नेंस में कोई सुधार की आवश्यकता नहीं होगी। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने जिस तरह से वापसी की, वो भी इसका एग्जाम्पल सेट करता है। और यही वजह है कि विपक्ष के सामने बीजेपी से बड़ी चुनौती खुद उसका बिखरता हुआ जो कुनबा है, उसका जो किला है, वो एक बड़ी चुनौती।